सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में लगातार 13 दिनों से तेजी है। हालांकि आज गेंस थोड़े से लिमिटेड है और एक रेंज में निफ्टी कारोबार कर रहा है। हल्के से गेंस से 30 अंकों के आसपास की तेजी आपको निफ्टी पर दिखेगी। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर हमने लाल निशान भी देखा, लेकिन फिलहाल लोअर लेवल से करीब 150 अंकों के आसपास की रिकवरी है और 51,500 के आसपास से निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। आज जो मार्केट की ब्रेथ है वहां पर गिरने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा है। 1535 शेयर इस वक्त एनएसई पर गिरने वाले हैं और उसके मुकाबले 1000 शेयरों में आज हम देखने की तेजी है। और सुबह से अगर हम तुलना करेंगे तो वो चढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी कम जरूर हुई है। आज हम मेटल में कमजोरी देख रहे हैं। आज सिलेक्टेड ऑटो में कमजोरी है अगस्त की बिक्री के आंकड़ों के बाद, और कुछ पावर शेयर, एनर्जी शेयर भी आज बाजार का मूड थोड़ा सा खराब करने काम कर रहे हैं। लेकिन बजाज ट्विंस में आज मजबूती ठीक ठाक है और कुछ सिलेक्टिव ऑटो काउंटर जैसे कि बजाज ऑटो या फिर हीरो मोटो, वहां पर मजबूती का हम देखने की दौर बना हुआ है। तो अगले 1 घंटे में हम क्या करेंगे उसकी झलक एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद हम शो को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। 2:35 पर हम क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे। आपके लिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट देंगे एक से बढ़ के एक धमाकेदार कमाई वाले शेयर। 2:40 पर लेकर आएंगे ऑप्शंस का चैंपियन। 3 बजे होगा मार्केट एट 3 और यानी कि बाजार खुलने के बाद खबरों का एक्शन कहां पर है, कौन से शेयर रिएक्शन दे रहे हैं, उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा होगा 3 बजे। और 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड आपके सामने हम लेकर आएंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले फटाफट ये भी देख लेते हैं कि बाजार की आज की मेजर जो हाइलाइट्स क्या है वो क्या है। 5 बड़ी बातों के जरिए आपके सामने रखेंगे। तो निफ्टी में लगातार 13 दिनों से तेजी हो रही है और इन 13 दिनों में अगर हम बात करें तो करीब 1150 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी में हो चुकी है। 25,250 के आसपास से निफ्टी इस वक्त कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में निचले स्तर से 200 अंकों की रिकवरी है, लेकिन बहुत मेजर स्ट्रेंथ हम किसी शेयर से देख नहीं रहे। इसके चलते थोड़ा सा लैक लस्टर परफॉर्मेंस आज हमें निफ्टी बैंक का देखने को मिल रहा है। हालांकि चुनिंदा आईटी शेयर में खरीदारी है। एससीएल टेक जहां पर लगातार बाई कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आई हैं, वो शेयर है करीब 3% ऊपर और लीड कर रहा है आज निफ्टी आईटी को। 43,000 के ऊपर जाकर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। मेटल शेयरों में हालांकि आज कमजोरी है। मॉयल का शेयर 4% टूटा है, दाम घटाने की खबर आई थी और इसके चलते थोड़ी निराशा है। और चाइना से जो बुरी खबरें आ रही हैं वो भी मेटल शेयरों पर असर डाल रही हैं। रेलवे शेयरों में हालांकि हम थोड़ी सी बाइंग लोअर लेवल से इमर्ज होते हुए देख रहे थे, लेकिन आज फिर से हम देखने की थोड़े मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिख रही है। जुपिटर वैगन्स की अगर आप शेयर को देखेंगे तो 4% नीचे कारोबार करता हुआ दिखेगा। हालांकि रेल टेल जिस पर सरकार ने नवरत्न का स्टेटस दिया है वो शेयर आज थोड़ी मजबूती के साथ आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा, क्योंकि खबर का एक्शन वहां पर दिख रहा है। लेकिन हल्के गेन से बाजार 25,275 के आसपास है। 38-40 अंकों पर आपको इस वक्त दिखेगा। 0.14% के आसपास की मजबूती है। हालांकि तेजी लगातार हुई है, तो आप वो बड़ी बड़ी जो तेजी आती है ना, फिर उसकी उम्मीद थोड़ी सी कम कर दीजिए। और हम एक्सपर्ट से बातचीत भी कर रहे थे, उनका यह भी कहना था कि बाजार में ये सिलेक्टिव हो जाने का वक्त है। हालांकि मोमेंटम को लेकर किसी को कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। डिम्पी हमारे साथ हैं। डिम्पी से जरा वादा के आंकड़े समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। डिम्पी, लगातार तेजी, हालांकि हम देख रहे हैं कि अब ना कोई एक सेक्टर वाइज कोई बहुत बड़ा मूव कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। आज के सत्र को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या आपको ये भरोसा है कि ये जो मोमेंटम बाजार का बना हुआ है ये ऐसे ही चलता रहेगा या फिर अब ब्रेक लगने के हम करीब हैं? देखिए, 2 क्वेश्चन आपने पूछे, एक तो मोमेंटो का पूछा और दूसरा आज का सत्र कैसे लग रहा है। देखिए, आज का सत्र मैं पिछले हफ्ते के सिर्फ एक्सटेंशन का सत्र मानता हूँ। आपने पिछले हफ्ते जो भी देखा मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन के अंदर थोड़ी सी तेज़ी, वो कुल मिला के देखी 25,000 आपने अचीव किया, 25,000 को नया बेस बनाया। पहले 24,800 तक शॉर्ट कवरिंग करवा के लाए थे, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी बाइंग आई। इस बीच हमने सीरीज़ को एक्सचेंज होते हुए देखा, सीरीज़ के रोल ओवर देखे, सेक्टर की चर्निंग देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, वो जारी है अभी भी। आईटी की लीडरशिप, रिलायंस का प्लेसमेंट, एचडीएफसी का वापस से बुझा हुआ होना, ये सारी चीज़ आपको स्क्रीन पर नोटिस हो रही होंगी। ठीक, तो इसको मैं बार बार रिपीट करके ना आपका ना अपना समय दोनों का ख़राब नहीं करूँगा, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो आज मेरे को इंटरेस्टिंग दिख रहा है, वो अभी अभी दिखा है, वो है बैंक निफ्टी का 51,500 का पार करना। आपको याद होगा पिछले हफ्ते से हम ये लेवल्स बार बार गाए जा रहे हैं कि 50-50 और 51-50 जब तक ये पूरी तरह से पार नहीं होंगे। और मेरी आंखों के सामने अभी अभी बैंक निफ्टी के अंदर एक सडन मूव आया और 51,500 को पार कर रहा है। एचडीएफसी को मैं छोड़ दूं तो ज़्यादातर आज निजी बैंकों का पार्टिसिपेशन है।
अगर आपको हमारी बात गौर से याद होगी, सुबह भी हमने ये बात आपके सामने रखी थी कि जिसको लगता है कि मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, मेकर रिवॉर्ड अच्छा दो बट, तो उसको बैंक निफ्टी में आना चाहिए। जिसको लगता है कि मेरे को एक स्टैंडर्ड का रिवॉर्ड मिले बट मैं रिस्क ज़्यादा नहीं लूँगा, मेरे को उसके अंदर सेफ्टी डाल के दो, तो उसको निफ्टी के अंदर आना चाहिए। आज निफ्टी एक बार भी लाल निशान में नहीं आया, एक बार भी, और बैंक निफ्टी ने ज़्यादातर समय लाल निशान में काटा। तो आप इसी से फ़र्क दोनों का डाइवर्जेंस का क्लियरेंस देख पा रहे होंगे। ये पहला पॉइंट है जो आपको मैं नोटिस करा रहा हूँ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 51,500 के ऊपर आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिल जाए तो ये अगले 1 घंटे में और अगले 1 से 2 दिन में ये आपको 52,000 दिखा दे, इसकी कोई मेरे को हैरानी नहीं है। ना 51,800 दिखा दे, मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी। बट आज क्लोजिंग मिल जाए, क्लोजिंग के बाद आप फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे बैंक निफ्टी थोड़ा और तेज़ हुआ। आई होप कि बैंक निफ्टी आज में 51,800 भी हो सकता है, इसका इतना कैलिबर तो है ही। दूसरा पॉइंट जो आपको मैं नोटिस कराता हूँ, वो नोटिस कराता हूँ इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स आज 5% बढ़ा है, 14 क्रॉस कर चुका है। बट खतरे की घंटी, या मैं इसको, चलो मैंने वर्ड वापस ले लिए, खतरे की घंटी, चिंता की बात या थोड़ी दिक्कत की बात बढ़ेगी वो 15 के बाद बढ़ेगी। टिल 15 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका बढ़ना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा अच्छा है। थोड़ा पैसा शिफ्ट होकर बैंक निफ्टी के अंदर आएगा, क्योंकि जैसे विक्स बढ़ेगा तो आप सेक्टोरल चर्निंग में थोड़े सेक्टर्स बदलोगे, और जब बदलोगे तो बैंकिंग में आपको कंफर्ट दिखेगा, तो वो एक आएगा। ये उल्टा इसके लिए अच्छा हो रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शंस ट्रेडर्स थोड़े एक्टिव रहे अभी, खासकर बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेडर्स थोड़े एक्टिव रहे। देखते देखते एक अच्छा मूव आया। मैंने अपनी स्क्रीन पर अभी 51,500 की कॉल डाली जब मेरी आंखों के सामने लेवल पार हो रहा था। थोड़ी देर पहले वो करीब 185 रुपये की थी, अब सीधा 205 रुपये की हो गई है। ये 20 रुपये, उसको 20 रुपये बढ़ने में उसका पूरा दिन लग गया, लेकिन अगले पिछले 5-7 मिनट में उसने 20 रुपये जोड़ के अपना काम कर दिया। तो ऑप्शंस ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में ज़्यादा एक्टिव रहें, ज़्यादा सावधान रहें। ज़्यादा स्पीड से पैसा बनना और खोना दोनों आएगा बैंक निफ्टी के अंदर। उसके पास डाइवर्जेंस भी है और उसके पास मोमेंटो भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या 5 शेयरों में से कोई शेयर आपको ऐसा दिख रहा है जहाँ पे प्रॉब्लम है? देखो, HDFC प्रॉब्लम तो नहीं है, बट HDFC का पार्टिसिपेशन नहीं है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और शेयरों में रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HUL, LNT, यहाँ पर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम दिखेगी। ये 6 शेयर मैंने आपको सुबह भी दिखाए थे। मेरे को एज सच इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। ठीक, अब मैं 1-2 चीज़ें आपको और आगे की नोटिस कराता हूँ। सेक्टोरियल चर्निंग में बैंकिंग थोड़ा आगे आ सकते हैं। IT और फार्मा के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से चले हैं और यहाँ तक लेके आए हुए हैं। सेक्टोरियल चर्निंग में ऑटो वापस एक प्लेसमेंट बना सकता है, ऑटोस के स्टॉक्स वापस ऊपर आ सकते हैं। तो ये मैं कुछ सेक्टर्स के अंदर जो पोजीशन बन रही, देखो मेरे पास एक एल्गो का सॉफ्टवेयर है, तो उसमें काफ़ी तक जो पोजीशनिंग बन रही होती है ना, मैं उसी की बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। आप चाहें तो अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ भी लीजिएगा। मेरे पास जो चीज़ है मैं तो सिर्फ उसी के बिहार पे आपके सामने सारे पॉइंट्स रख रहा हूँ। खैर, हमारे पास बहुत सारे शेयर्स, बातचीत करने को बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं अकेला ही बोलता रहूँगा तो बात नहीं बनेगी, मेहमानों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ध्वनि पटेल जो आपको गाइड करेंगे आज के सेशन के अंदर, सुमित मूलचंदानी हैं और साथ ही श्रीकांत चौहान है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे लिए आज समय निकाला। अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके, और थोड़ा इंटेलिजेंस हम आपसे और ले लेते हैं हमेशा की तरह। श्रीकांत सर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि डिफेंसिव कम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट और सेफ्टी के साथ आपको निफ्टी में बने रहना चाहिए। 25,500 का रास्ता खुला हुआ है सर, आप भी क्या मानते हैं? ये पहला पॉइंट है। दूसरा, जिसको थोड़ा रिस्की ट्रेड लेना है, 51,000 का स्टॉप लॉस लगा के क्या 52,000 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आ जाए? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक। तो देखिए यहाँ पे अगर जैसे आपने कहा अभी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो बिल्कुल अगर बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा है, मैं कह सकूंगा काफी स्ट्रांग है। और यहाँ पे मोमेंटम अगर बनता है तो हम वापस से एक बार 52,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। जो अंडर परफॉर्मिंग PSU बैंक से अभी वहां पे मोमेंटम बनने की शुरुआत हुई है और काफी अच्छी तरीके से मोमेंटम जनरेट हुआ है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी में मोमेंटम आया हुआ है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी में हमें और भी परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। साथ ही साथ आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है
स्पेशली फ्रॉम एफपीआईज, वो काफी सक्रिय है। अगर ये रहेगा ट्रेंड तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि उसका बेनिफिट बीएफएसआई को ज्यादा है। तो इस लेवल पे तो मैं कहूंगा कि यस, बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है। 51,200 के स्टॉप लॉस के साथ 52,000 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। और निफ्टी में मुझे लगता है कि जैसे निफ्टी ने 25,000 के लेवल्स को एक्सपायरी के दिन पे होल्ड किया था, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी भी यहाँ से एक बार 25,500 के लेवल्स दिखा सकता है। थोड़ी ग्रेजुअल एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शंस लेके अगर आप इसमें शायद ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम बेसिस में इसमें लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जैसे कि 25,200 के करीब अगर आता है तो इसे खरीदे, 25,000 का स्टॉप लॉस रखे, आई थिंक वो काफी फायदेमंद ट्रेड हो सकता है। लेकिन करंट लेवल्स पे, इन लेवल्स पे बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, मौजूदा स्तर से निफ्टी बैंक को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 52,000 तक के टारगेट के लिए, और निफ्टी के लिए जो टारगेट अब यहाँ से बनेगा वो होगा 25,500 का। ये हो गया आपके इंडेक्स की रणनीति। आगे बढ़ेंगे और फटाफट अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि अभी के लिए उनके क्लोजिंग के ट्रेड्स कौन से हैं। क्लोजिंग ट्रेड की शुरुआत करेंगे ध्वनि आपसे। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। नमस्कार, बताइए आपके सौदे कौन से होंगे? वेरी गुड आफ्टरनून सभी को मेरी तरफ से अभिषेक जी, एक बाय और एक सेल का ट्रेड रहेगा। बाय साइड पे मुझे यहाँ पे जीएनएफसी का काउंटर पसंद आ रहा है। जीएनएफसी का अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो नीचे की तरफ में सपोर्ट लेवल जो है वो हमें काफी देखने को मिल रहे हैं। आप जो सारी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होती है उनके ऊपर स्टॉक मूव कर चुका है, और अभी यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है जो ऊपर की तरफ 730 740 के रेट्स है, वहां तक सस्टेन हो सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 680 का मेंटेन करके चलना है। वहीं पे भारत फोर्ज जो है वो मेरी सेल साइड की पिक बनती है। सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर है बट बेरिश साइड पे है। प्राइसेस जो है वो सारी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को नीचे की तरफ में ब्रीच कर चुकी है, और यहाँ करंट लेवल से आपको इसको सेल करना है। टारगेट इसका जो है वो 1500 रहेगा, और आपको 1602 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। फ्यूचर्स में भी काफी इंटरेस्टिंग बनता है यहाँ पे, क्योंकि ओपन हाई की फॉर्मेशन के साथ इसके अंदर फ्यूचर्स के भी ट्रेड हुए हैं, तो इसे खास करके अपने रडार पे रखें। भारत फोर्ज को बेचने की सलाह है, 1500 का टारगेट होगा और 1602 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। काफी टाइम के बाद कोई सेल के रिकमेंडेशन आई है। और दूसरा शेयर है जीएनएफसी का, 730 740 का टारगेट, 680 रुपए का आपके लिए इसमें स्टॉप लॉस। तो एक बाय एक सेल ध्वनि जी की तरफ से। सुमित जी नमस्कार, बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो यहाँ पे देखिए दो बाय कॉल्स रहेंगे। पहला रहेगा एबी कैपिटल का। देखिए आदित्य बिरला कैपिटल एक काफी टाइम से रेंज चल रहा था। अगर आप देखेंगे तो 21 अगस्त से लेके लास्ट 8 से जो 9 सेशंस हुए हैं एक रेंज बाउंड स्टॉक चल रहा था, लेकिन आज के सेशन में अभी आप देखेंगे तो डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये बॉक्स को ब्रेक करके अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। 226 का करंट मार्केट प्राइस है। यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 216 का। यहाँ पे थोड़ा सा नजरिया आप रखिए 15 से 20 दिन, एक महीने का, तो 247 और 259 ये दो टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा जीआर इंफ्रा का। जीआर इंफ्रा ने देखिए काफी अच्छा एक सपोर्ट लिया है। वीकली जो इसका रेजिस्टेंस था उसी को ही सपोर्ट बना के यहाँ से बाउंस किया है। परसों के सेशन में यहाँ पे एक बुलिश किकर और आज एक गैप अप भी हुआ था, तो सस्टेन हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम और बन सकता है। 1740 और 1810 ये दो टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1538 का। 1529 का स्टॉप लॉस जीआर इंफ्रा के लिए। 1740 और 1810 ये दो टारगेट हो गए। और दूसरा शेयर है एबी कैपिटल, इसके लिए 247 रुपए का टारगेट और दूसरा टारगेट होगा 249 रुपए का। ये दो शेयर हो गए बाई साइड के सुमित जी की तरफ से। 259 का, माफ कीजिएगा, 217 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना इसमें। श्रीकांत जी आखिर में आपके पास आएंगे, क्या अभी खरीदेंगे या फिर कोई सेल कॉल भी है? सॉरी, यस, आई रियलाइज्ड। यस यस, नहीं अभिषेक जी, हमें लगता है कि इन लेवल्स पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। कुछ एक स्टॉक्स काफी अच्छे टेक्निकल ब्रेकआउट्स में आ रहे हैं और उनमें मोमेंटम जनरेट हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि पीएसयू बैंक्स में मोमेंटम बन सकता है, तो वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है।
अगर मैं करंट लेवल पे अगर लॉन्ग की पोजीशन बनाता हूँ तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो 244 के रहेंगे और टारगेट 264 से लेकर 275 के भी नजर आते हैं, क्योंकि कई दिनों के बाद अभी ये स्टॉक चलने के कोशिश में आ रहे हैं। तो इन लेवल से अगर मोमेंटम बना तो ये कम से कम यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न 5 से 7% का रिटर्न भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमें अच्छा लग रहा है वो है जियो फाइनेंस, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक मल्टीपल बॉटम्स बनाए हैं 320 325 के रेंज में, 320 315 325 के रेंज में मल्टीपल बॉटम्स बनाए हैं और काफी एक अपने इंपॉर्टेंट टेक्निकल ब्रेकआउट के आसपास आ चुका है। यहाँ से अगर इसमें ब्रेकआउट बनता है तो ये स्टॉक कम से कम 350 से लेकर 360 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 345 358 के टारगेट्स रखे हैं। करंट लेवल से लॉन्ग करें, 318 का स्टॉप लॉस रखें जियो फाइनेंस करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और जियो फाइनेंस दोनों ही के दोनों शेयर ये बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से, और जियो फाइनेंस के लिए जो टारगेट होगा वो होगा, दूसरा टारगेट है 358 रुपये का, और बीओबी के लिए टारगेट 264 और 275, ये दो टारगेट्स होंगे। तो 6 में से 5 आपके लिए बाई कॉल और 1 भारत फोर्ज है धोनी की तरफ से सेल। एक आपको खबर बताते हैं, M&M और टाटा मोटर्स के बाद देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने भी 2 मॉडल्स के कुछ वेरिएंट्स की कीमतें घटाने का ऐलान किया है। क्या ये ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी स्लो डाउन का संकेत है? मारुति ने ये डिसीजन लिया क्यों है? इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। सुमित, बताइए कैसे समझे इस खबर को, क्यों घटाए हैं दाम मारुति ने? बड़ी इन्वेंट्री होना, डिमांड कम होना ऑटो जगत के लिए बुरी खबर है, पर कंपनियों के लिए बुरी खबर चाहे ये हो, ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। मारुति ने अपनी जो गाड़ियों के दाम है वो कट किए हैं, कम किए हैं। एस्प्रेसो पे 2000 रुपए कम किए हैं और 6500 रुपए ऑल्टो पे। ये अलग है डिस्काउंट से। ये दर्शाता है कि कितना प्रेशर है, कितना कंपनियां कितनी टेंशन में हैं ऑटो मेकर्स, डीलर्स को लेकर, इसलिए प्राइस कट किया जा रहा है। कंपनी की बात करें, मारुति सुजुकी की सेल्स अभी कम हुई हैं, अगस्त में वो प्रेशर में है, पर मारुति सुजुकी का प्रेशर में होना पूरी इंडस्ट्री के लिए खराब बात है, क्योंकि इंडस्ट्री मारुति सुजुकी को फॉलो करती है, जिसपे 50% मार्केट शेयर है मारुति का। कुल मिला के कहें तो कंपनियां काफी प्रेशर में है, इसलिए और डिस्काउंट्स आने वाले समय में आ सकते हैं। डीलर्स कहते हैं कि 60 दिन की इन्वेंट्री है, कंपनियां कहती हैं 35 से 40 दिन की इन्वेंट्री है, लेकिन बात यह है कि इन्वेंट्री काफी हाई है, और बुरा ये न्यूज इसलिए है कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो ग्राहकों के लिए आने वाले समय में और डिस्काउंट्स आएंगे। कंपनियों के लिए हालांकि प्रेशर, दबाव बना रहेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट बहुत ज़्यादा नहीं है वैसे, मतलब एस्प्रेसो पर 2000 का, ऑल्टो K10 के कुछ वेरिएंट्स पर 6500 रुपए तक के आसपास के डिस्काउंट है। लेकिन ये ज़रूर है, एक पॉइंट जो सुमित ने बताया कि अगस्त में जो उनका मिनी सेगमेंट है उसकी बिक्री में करीब 12-13% के आसपास की गिरावट आई है। ये चीज़ नोट करने वाली है। वो ये दिखाता है कि लग्जरी कारें तो बिक रही हैं, लेकिन जो छोटी कारों का बाजार है ना, उसमें थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर है। और चूंकि मारुति की जो ज़्यादातर बिक्री आती है छोटी कारों के जरिए आती है, तो ये ज़रूर नोटिस करने वाली चीज़ है। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के विवेक कारवा हमारे साथ हैं। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 नाउ स्वदेश पर। ये जो आपने खबर देखी होगी है मारुति की तरफ से प्राइस कट वाली, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सेल्स में डिप आ सकती है कंपनीज के, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल डीलर के पास बढ़ रही है, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं, अब आगे तो फेस्टिव सीजन आने वाला है तो बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है? देखो अभिषेक, पहली चीज जो आप 2000 रुपया डिस्काउंट बोल रहे हो, मतलब मैं हर बार मेरी गाड़ी में इससे ज्यादा तो पेट्रोल भरवाता हूँ। तो कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट है नहीं है ये एक समझ लिया कि सिंबॉलिक डिस्काउंट दिया है कंपनी ने। और अगर आप वापस नोट करो तो ज्यादातर ये डिस्काउंट्स आ रहे हैं जो छोटी गाड़ियों पे वहां पे आ रहे हैं। ये जो एसयूवीज है और बड़ी सेगमेंट वाली गाड़ियां हैं वहां पे नहीं आ रही है। वहां पे तो इनफैक्ट काफी स्टेबल है मार्केट। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव है सच। और जैसे कहा कि अब फेस्टिव सीजन में तो इनफैक्ट आपको और सेल्स बढ़ती हुई दिखेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत नेगेटिव आपको इसको लेना चाहिए। परफेक्टली फाइन है, ये चलता है। और हाँ, जहां तक इन्वेंट्री का सवाल है, ये जरूर है, इन्वेंट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर के पास डेफिनेटली पड़ा है अभी, और उसको डिस्पोज करने के लिए हथकंडे हो सकते हैं। लेकिन जो डिस्काउंट आप अमाउंट बता रहे हो 6500 रुपया या फिर 2000 रुपए, ये नेग्लिजिबल है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो।
ठीक है, डन। तो फिलहाल इसको इग्नोर किया जा सकता है, इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्राइस पे ऐसा सच पड़ेगा। मेरे को तो सर की बात सुन के भी ऐसा लग ही रहा है कि शायद नहीं पड़ने जा रहा है। एक काम करते हैं, विनय रजानी को अपने साथ जोड़ लेता हूँ, एक ऑप्शंस का ट्रेड पहले आपके सामने रखता हूँ, फिर कुछ और सेगमेंट, कुछ और शेयर्स पे भी मैं बात करूँगा। पहले विनय रजानी को जोड़िए ऑप्शंस के चैंपियन के लिए। विनय सर नमस्ते, ज़रा बताइए आज कौन सा ऑप्शन ढूंढा आपने? जी, तो गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। आज का जो ऑप्शन है वो पीएसयू बैंक्स में से है। पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी ट्रैक्शन हमको दिखी है। बैंक निफ्टी ने भी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस इंट्राडे में क्रॉस किया है 51,400 का, और कहीं ना कहीं सभी पीएसयू बैंक्स में थोड़ा अच्छा खासा ट्रैक्शन दिख रहा है। तो ये जो तेजी है पीएसयू बैंक्स में वो मेरे हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए ट्रेडिंग सेशंस में। तो मुझे लग रहा है कैनरा बैंक में एक लॉन्ग साइड पे बैट ली जा सकती है ऑप्शन के जरिए। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कैनरा बैंक का सितंबर का 115 का कॉल अराउंड ₹2.80 ₹2.90 के आसपास उसका प्रीमियम चल रहा है, वहां पे अपन लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ₹1.90 पे रिकमेंड कर रहा हूँ और टारगेट ₹4.50 पे रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इसकी जो लॉट साइज है वो 6750 की है। तो अगर हम टारगेट से और कॉस्ट से जो गैप है वो गिनते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट ₹10,800 पर लॉट हो सकता है, और जो मैक्सिमम लॉस होगा पर लॉट वो होगा 6,750। तो मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में यहाँ पे 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए बैट लॉन्ग साइड पे बैट ली जा सकती है। डन सब। देखिए बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जैसे मैं अभी आज इसी चीज़ को नोटिस करवा रहा था स्टार्टिंग में ही, और मैंने सुबह भी ये बात बोली थी 51,400-500 के रेंज पार करने दो, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर आप देखना सभी मेहमान आपको धीरे धीरे बैंकिंग के बारे में बोलेंगे, आप जहाँ देखोगे वहाँ पे आपको बैंक दिखेगा। शेयर के बारे में एंकर्स बैंक के बारे में पूछेंगे, ज़्यादातर लोग बैंकिंग के बारे में ही बातचीत करेंगे। वजह वो एक बहुत बड़ा हर्डल है जो कि 50 दिन की एवरेज है, पार नहीं हो रही है। अब फाइनली अगर वो पार कर देता है तो एक बड़ा बड़ा अट्रैक्शन बन जाएगा मार्केट के अंदर। सीधा बैंक निफ्टी नहीं प्लस करना चाहते, उसका कंपोनेंट है कैनरा बैंक, इसकी कॉल प्लस कर सकते हो। 115 की स्ट्राइक है, 290 का रेट है, एक्सपायरी लास्ट की है। अब ये 25 के आसपास पड़ेगी, मैं आपको एग्जैक्टली चेक करके बता देता हूँ कब की है। सितंबर मंथ है तो उसका लास्ट थर्सडे वेडनेसडे आ रहा है 25 तारीख तक, 26 तारीख तक इनफैक्ट ये तो 26 तारीख तक आप इसको लेके होल्ड कर सकते हैं। 115 की स्ट्राइक की कॉल, ₹2.90, ₹4.5 का टारगेट है, ₹1.90। इसी इतना तो होल्ड ही नहीं करना पड़ेगा आपको, 2-4 दिन में फ्री कर देगा ये। विनय सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 1-2 शेयर पे और आते हैं। विवेक सर, ये GSPL और गुजरात गैस का विलय हुआ आज। गुजरात गैस करीब 10% चला। ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस ने इसका ₹600 का भाव दिया हुआ था। सुबह कईयों ने रिड्यूस करके 600 डाला, कईयों ने अपग्रेड करके 600 डाला। आज ये 11% ऊपर है, यानी कि आज जो ₹66 बढ़े हैं ये आज इस खबर के बाद बढ़े हैं। आप इस खबर को कैसे रीड करते हैं? सुबह से आपने पढ़ ही ली होगी, समझ ली होगी। ये जो आज का ₹66 जुड़े हैं, करीब 10% जुड़ा है आज, ये बहुत है इस खबर के रिवॉर्ड के लिए, या फिर अभी और पैसे बनेंगे और चलेगा? तो डिम्पी जी, मुझे लगता है कि ये एक बार का जितना भी पॉजिटिव न्यूज था ये फैक्टर इन हो चुका है स्टॉक में। और जहां तक ये मीडियम टर्म की बात कर रहा हूं मैं, और जहां तक लॉन्गर टर्म की बात होती है, देखिए आज भी ये सिचुएशन है कि जैसे मैं चेन्नई में, मतलब 4th लार्जेस्ट सिटी इन द कंट्री है, यहाँ पे अगर हूँ और मुझे अगर मेरी गाड़ी में गैस भरवानी हो तो काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, मतलब इतनी अवेलेबिलिटी अभी भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि इन कंपनीज का नेटवर्क और कितना बढ़ना आगे चल के, और नेशन वाइड आपको कितना बढ़ना चाहिए। तो जैसे हम लोग ईवी की बात करते हैं ना, अगर आप हाईवे में जा रहे हो तो आपको चार्जिंग फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वैसे ही बात यहाँ पे है। तो लॉन्गर टर्म के लिए ये जो विलय हो रहा है, इनफैक्ट कंपनी और भी स्ट्रांग उभर के आएगी बाहर, तो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में एक बार का मोमेंटम हो चुका है। कल अगर वापस ऊपर खुले तो कोई अगर मुनाफा भी घर समेट के घर लेके जाना चाहे तो एक बार का वो भी कर सकता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन हाँ फैक्टर्ड इन है ज्यादातर। देखिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो सरकार का टारगेट है अपना 2030 तक, यानी कि अगले 5 साल का बताऊँ, वो करीब 15% है टोटल एनर्जी बास्केट का, कि भाई इतना हम कर दें। उसके लिए वो लाइसेंस बांटती है, उसके लिए जोग्राफिकल एरिया काटती है। नॉर्थ के अंदर आएंगे तो आपको IGL मिलेगा, आप मुंबई पहुंच जाएंगे तो MGL मिलेगा, गुजरात पहुंचेंगे तो गुजरात गैस मिलेगा। इसमें प्राइवेट प्लेयर भी है,
उसका नाम है अडानी गैस, वो भी है, वो टोटल के साथ करार में है, तो कई सारी जगहों पर वो है। जैसे हरियाणा के अंदर आईजीएल नहीं है, वहाँ पे तो अडानी गैस का ठेका है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को बढ़ानी है, उसके लिए इंफ्रा भी लगता है, तो फिर बहुत सारी एंसिलरीज कंपनी भी काम आती है। मैं सिर्फ इतना ही समझूं, मैं कंपनी पे जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इस सेगमेंट पे जा रहा हूं। अगर गवर्नमेंट ये बात सच कर दे कि 2030 तक 15% बास्केट करनी है एनर्जी की, तो अभी आप सिर्फ 7% 8% पे खड़े हैं। तो आप ये सोचिए, आप डबल होने के लिए जा रहे हैं। कंपनी का ज्योग्राफिकल एरिया इतना बड़ा बटा हुआ है कि एक दूसरे से कंपटीशन भी नहीं है। भाई मैं गुजरात में, मेरे को गुजरात गैस से मिलेगी, मैं दिल्ली में हूँ, आईजीएल से मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ख़राब भी हैं, जैसे इंटरनेशनल प्राइसिंग वगैरह। प्लस माइनस समझते हुए अभी तक ऐसा लग रहा है कि गुजरात गैस के फेवर में है, जो भी इनके जीएसपीएल के साथ विलय वगैरह हुआ है, तो ये इसकी एक री रेट और करेगा। आज का डेरिवेटिव डाटा भी बता रहा है कि ठीक पोजीशनिंग हुई है, आज लोगों ने बाकायदा ख़रीदा है, लॉन्ग बने हैं, कवरिंग नहीं हुई है इसके अंदर। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और शेयर्स, कुछ और रिसर्च, कुछ और डाटा आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार की तेजी अगर हम निफ्टी की बात करें तो 50 अंकों के आसपास की हो गई है, थोड़ी सी लोअर लेवल से हल्की सी बाइंग आई है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 51,500 के बेहद करीब है, 0.25% की तेजी वैसे आपको दिखेगी, लेकिन लेवल के हिसाब से बड़ा ही क्रूशियल है और 125 अंकों के आसपास की मजबूती निफ्टी बैंक में है। लेकिन आज निफ्टी के सुपरस्टार्स हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, बराबर की तेजी है 3.5% के आसपास की, और दोनों के दोनों शेयर हैं निफ्टी के टॉप गेनर। जब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस की आईपीओ की खबर आई है तब से ये शेयर्स लगातार बजिंग है, और अब तो आईपीओ की डेट भी आगे है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कि बजाज फाइनेंस की 100% ये सब्सिडरी कंपनी है, बढ़िया तेजी है। पिछले अगर हम 15-16 दिनों में अगर आप देखेंगे, 14 अगस्त से देखिए, बजाज फाइनेंस 15% ऊपर है और बजाज फाइनेंस में 21% के आसपास की तेजी हो चुकी है। बजाज हाउसिंग का जो आईपीओ है वो 9 से 11 सितंबर तक खुलेगा और इसके जरिए 6,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि ऑलरेडी ये शेयर चल चुके हैं काफी, यहां से भी आपको लगता है कि थोड़ी सी वैल्यू अनलॉकिंग, री रेटिंग होगी शेयरों में, या फिर जिन्होंने थोड़े से लोअर लेवल पर एंटर किए हों, 15-20% मिल गए हैं, एक दौर की प्रॉफिट चेकिंग कर लें इसमें? अभिषेक, कोई गलत नहीं होगा अगर आप थोड़ा बहुत मुनाफा घर लेके जाओ, क्योंकि काफी ये सारी न्यूज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। कुछ ही दिनों पहले ये 6,800 पे था और आज 7,400 पे चल रहा है, और जो न्यूज है ये बाजार को मालूम है। अब ये न्यूज खाली आज नहीं है, इनफैक्ट ये मेरे हिसाब से थर्सडे या फ्राइडे आ चुकी थी, तो जो मूवमेंट देखना था स्टॉक ने वो ऑलरेडी देख चुके हैं, पहली चीज। और जो जहां तक हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस एज सच है, देखिए काफी लिस्टेड कंपनीज है और जिस वैल्यूएशन पे ये आएगी, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट पीयर ग्रुप के बराबर या थोड़ा सा ज्यादा ही है वैल्यूएशन। तो मैं यहाँ से बहुत बुलिश नहीं रहूंगा इस न्यूज को लेके। हाँ, लॉन्गर टर्म में ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस जिस हिसाब से सरकार फोकस कर रही है वैसे पूरा सेक्टर चलेगा, लेकिन वो तो पूरा सेक्टर के लिए लागू रहेगा। तो इस न्यूज के कारण बजाज फाइनेंस और चले, ये मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, बजाज फाइनेंस को लेकर ये व्यू, थोड़ी सी प्रॉफिट चेकिंग आप चाहे तो कर सकते हैं। ध्वनि, आप ये जरा शेयर चेक कीजिए डिक्सन टेक का। सुबह के सत्र में जो ये शेयर गिरा उसके बाद कोई रिकवरी इसमें अटेम्प्ट नहीं हुई है, 4.5% के आसपास से गिरावट है। अगर हम इसके हाई से देखेंगे तो शेयर करीब 8-8.5% नीचे आ गया है। डिक्सन टेक, आपको लगता है कि यहां से भी शॉर्ट किया जा सकता है या फिर आप अवॉइड कर दें इसको? अभिषेक जी, अभी के लिए इसको अवॉइड करेंगे, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट हालांकि आपके रडार पे होना चाहिए ऑन द शॉर्ट साइड, क्योंकि पिछले 6 सेशंस को, आज के सेशन को इंक्लूड करके अगर पिछले 6 सेशन देखे तो लगातार रेड कैंडल की ही क्लोजिंग हमें मिल रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो शॉर्टिंग साइड पे अपॉर्चुनिटीज है, बट ओवरऑल अगर स्टॉक यहाँ पे आज का डे लो जो इसने बनाया है, यहाँ पे जिसके पास अभी फिलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं, तो लोअर पॉइंट ऑफ द डे पे ये क्लोज करता है और कल के सेशन में पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर नीचे की तरफ 11800 ओपनिंग को देखने के बाद इसको आप फर्दर शॉर्ट कर सकते हैं।
180 के लेवल्स तक की एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बट अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच कीजिए, कल की ओपनिंग में इसको रिविजिट करके शॉर्ट्स कर सकते हैं। संकेत दे रहा है और गिरने की, लेकिन अभी नहीं करना है। कल की ओपनिंग का वेट कर लीजिए, वहां पर भी अगर आपको नरमी दिखाए तो फिर ये 12,000 के नीचे जाने की तैयारी कर लेगा। डिक्सन टेक का शेयर बहुत चला है, इसके चलते थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ये शेयर में हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए, वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। तो बाजार खुलने के बाद कौन से शेयरों में खबरों के दम पर एक्शन है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है? जी हाँ, तो आज अगर हम एक्शन की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बजाज ऑटोज़ के साथ, क्योंकि एक ज़बरदस्त नंबर हमें अपडेट में देखने को मिला है। अगर हम अगस्त के मंथ की बात करें तो कहीं पे 18% से ग्रोथ देखने को मिला है टू व्हीलर सेगमेंट में, और इसी के साथ साथ अगर हम टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल अगर इस सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी 16% का एक ग्रोथ देखने को मिला था। इसका मेन और एक रीज़न ये है कि कहीं पर अगर हम टू व्हीलर्स के डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो कहीं पर 40% का एक वाई ग्रोथ जो है हमें देखने को मिला अगस्त के मंथ में, और उसके बाद हमने देखा शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं कोल इंडिया की, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें मंथली अपडेट की तो थोड़े वीक नंबर्स हमें देखने को मिले थे। प्रोडक्शन नंबर जो है वहाँ पे 12% का एक डीग्रोथ जो है वो देखने को मिला था। अगर हम बात करें सेल्स की तो वहाँ पे भी एक 12% से गिरे है ये सेल्स जो है, और इसके बाद शेयर में भी एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला था। अगली बात करते हैं इन्फो एज की, क्योंकि यहाँ पे भी एक नेगेटिव जो अपडेट है वो हमें मिला था। तो जॉब स्पीक इंडेक्स जो है, जो कि दर्शाता है कि कितने जॉब सर्च हो रहे हैं, वो कहीं पे 3.5% जो है डाउन है वाई बेसिस पे, और अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करें तो कहीं पे जुलाई के मंथ से 11% से डाउन है, और इसी के चलते हुए इन्फो एज में भी हमें थोड़ा सा एक प्रेशर जो है देखने को मिला था। अगली बात करते हैं बजाज के कई स्टॉक्स की, तो जैसे बजाज होल्डिंग हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, तो इन सब स्टॉक्स में हमें कई दिनों से तेज़ी देखने को मिली थी, और आज भी ये जो तेज़ी है वो बरकरार रही है। और उसका मेन रीज़न ये है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है उसने DRHP फाइल किया है, उसका IPO जो है वो 9 सितंबर को आने वाला है, और इसी के चलते हुए इन शेयरों में हमें तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं UTI AMC की, क्योंकि सूत्रों का मानना यह है कि कहीं पे टाटा AMC जो है वो कहीं पे स्टेक खरीदने के लिए, हिस्सेदारी लेने के लिए कहीं पे इंटरेस्टेड है, और ये जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 6,700 करोड़ तक की हो सकती है, और इसी के चलते हुए UTI AMC में भी एक उछाल हमें देखने को मिला था। तो खबरों के दम पे और अपडेट्स के दम पे ये सब स्टॉक्स में आज अच्छा ट्रैक्शन जो है वो हमें देखने को मिला है। आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। इसमें है खबरों के दम पर, लेकिन एक शेयर जो गौरव आपने बताया वो है बजाज ऑटो का। आज ये फुल स्पीड में दौड़ रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई भी बना दिया बजाज ऑटो के शेयर ने। दरअसल इनके अगस्त बिक्री के आंकड़े जो हैं वो बड़े दमदार रहे हैं। क्या कुछ डिटेल्स हैं और क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं बजाज ऑटो के लिए आगे को लेकर, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए बजाज ऑटो नई ऊंचाई, ट्रिगर्स क्या क्या हैं? जी, बजाज ऑटो का स्टॉक है आज फोकस में और नए शिखर पर कारोबार कर रहा है। अब तक अगर वॉल्यूम की बात करें तो 30 दिन के औसत का करीब 4 गुना है। शेयर में 10 दिनों से लगातार तेजी बनी हुई है और 10 दिनों में शेयर करीब 14% दौड़ चुका है। इस साल निफ्टी ऑटो 40% जबकि बजाज ऑटो 65% भाग चुका है। वजह यह है कि कंपनी के जो बिक्री के आंकड़े आए वो काफ़ी शानदार थे। इस बार टू व्हीलर कंपनियों ने प्रदर्शन अच्छा किया ही, और ऐसे में बजाज ऑटो के जो अगस्त के बिक्री के आंकड़े थे उससे आज हमने देखा कि स्टॉक में रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले। अगर मोटरसाइकिल सेगमेंट की बात करें तो 18% की बढ़त देखने को मिली। घरेलू बिक्री की जो थी वहां पर 30% की ग्रोथ आई। एक्सपोर्ट 2% से बढ़ा कंपनी का। 3 व्हीलर बिक्री सेगमेंट में 11% की ग्रोथ और 3 व्हीलर एक्सपोर्ट में 41% की ग्रोथ हुई है। पिछले एक महीने में अगर शेयर की चाल देखें तो 15% चल चुका है केवल एक महीने में ही, और एक साल में करीब 140% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। और अगर इस पूरे कैलेंडर ईयर की बात करेंगे 2024 में तो अब तक 65% ये स्टॉक चल चुका है। तो शानदार तेजी बजाज ऑटो में, और अब ये जो बिक्री के आंकड़े आए उसने भी एक ट्रिगर का काम किया और रिकॉर्ड लेवल्स पे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। इस पर जो एनालिस्ट की रिपोर्ट आई है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। शेयर को ट्रैक करने वाले 45 में से 22 की बाई रेटिंग है। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से हम आपको डेटा दे रहे हैं। 10 एनालिस्ट की होल्ड और 13 की सेल की रेटिंग है। 12 महीने के लिए औसत लक्ष्य मौजूदा भाव से करीब 12% नीचे का है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स भी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो आज ये जो बिक्री के आंकड़े आए, अगस्त बिक्री के आंकड़े आए, इसने एक ट्रिगर का काम किया। टू व्हीलर स्पेस के प्रदर्शन के अच्छे प्रदर्शन की हम बात भी कर रहे हैं, और ऐसे में बजाज ऑटो का भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था, जिस वजह से आज शेयर अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार कर।
ठीक है, शुक्रिया पूजा इस पूरे के पूरे अपडेट के लिए। डिटेल्स क्या हैं, बजाज ऑटो में तेजी का ट्रिगर क्या है, ये बताने के लिए। तो रिकॉर्ड हाई पर शेयर कारोबार कर रहा है। और एक खबर आ रही है कैबिनेट से, डिजिटल एग्री मिशन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और दरअसल इसका पूरा का पूरा जो मकसद है वो है किसानों का आय बढ़ाने को लेकर डिजिटल एग्री मिशन के लिए 2817 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है। इस मिशन पर ये खर्च किए जाएंगे सरकार की तरफ से। तो निश्चित तौर पर अगर सरकार की तरफ से अगर कोई कदम होता है और किसानों की आय अगर बढ़ती है तो वो इकोनॉमी के साथ साथ पर्टिकुलरली एक सेगमेंट जो काफ़ी क्रूशियल होता है वो ऑटो सेक्टर भी होता है, उसमें भी टू व्हीलर पर है, उसका इम्पैक्ट हम देखते भी हैं। सुमित जी, आपसे एक बार जरा बजाज ऑटो के शेयर पर राय जानना चाहेंगे। रिकॉर्ड हाइज 2% की तेजी, अच्छे से शेयर ये चल रहा है। आप बताइए कि कितना अभी और चलने का दमखम है बजाज ऑटो में, क्या फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं इसमें? सुमित जी, ठीक है, सुमित जी के पास आवाज नहीं जा रही है। श्रीकांत जी, आप ही गाइड कीजिए बजाज ऑटो पर। बिल्कुल। तो अभिषेक जी, अगर बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ पे इसने एक 2 से 3 महीने का वक्त निकाला था 10,000 के करीब, और उसके बाद इसमें वापस से तेजी बनी है। और अगर इसके लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के चार्ट्स को देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें बना हुआ है। पिछले कई महीनों से कंसिस्टेंटली ये गेन करते गया है। और अगर आप देखें तो कुछ अगस्त 2023 यानी 1 साल पहले इसकी प्राइस थी तकरीबन 3,500 के करीब, 4,000 के करीब थी। और अभी 4,000 वाला स्टॉक लगभग 11,200 हुआ है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में और भी दमखम है, और ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 12,500 से लेकर 14,000 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। इन लेवल्स पे खरीदना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है। तो कोई करेक्शन आता है, अगर स्टॉक 11,150 से लेकर अगर शायद करेक्ट होके 11,000 या 10,900 के रेंज में आता है तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशंस बनाएं। लेकिन अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स हो तो अभिषेक जी बिल्कुल इसे होल्ड करके रखना फायदेमंद होगा। ये अलग अलग स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन देखिए, बजाज ग्रुप के सभी शेयर्स चले। 1-2 शेयर ऐसे थे जिनका हाल में ही ब्रेकआउट हुआ। बजाज ऑटो मैंने आपको सुबह भी बताया था, ये शेयर आज 11,500 रुपये का है। 1 साल के अंदर आप देखेंगे करीब 136% तक का रिटर्न होगा इसके अंदर। दिखाइए इसका साल भर का चार्ट, महीने का, 15 दिन का, किसी का भी दिखा दीजिए, आपको हमेशा ग्रोथ मिलेगी। तो सुबह हमने ये बात पूछी स्पॉट से अंशुल जैन से कि भैया आप ऐसे चले हुए शेयर्स को कैसे खरीद लेते हो, 140% चला हुआ शेयर है। 4,500 रुपये का था ये आज से ठीक 1 साल पहले सितंबर के अंदर, आज 11,500 रुपये का शेयर है, 11,000 प्लस का शेयर है ये। तो उन्होंने कहा नहीं, एक ये पोर्टफोलियो के स्टॉक्स होते हैं, इनमें जो बड़ा मूव आता है तो काफ़ी बड़े शेयर्स चलते हैं। दूसरा, ये वैसे सीजनल प्ले नहीं है, इनमें जैसे कुछ चेंजेस होगा तो अपना इम्पैक्ट दिखाएगा, यानी कि पॉलिसी का चेंज हो या कंपनी की स्ट्रेटजी का चेंज हो, वो प्राइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाता है। बजाज ऑटो एक है। बजाज फिनसर्व हमने आपको ब्रेकआउट शेयर्स का 3-4 दिन पहले नोटिस करवाया था, जरा दिखाना हफ्ते भर का बजाज फिनसर्व का रिटर्न भी। आज भी मैं देख रहा था डेरिवेटिव्स में, उसमें लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई हैं, तो ये इंडिकेट करती है कि ये पोजिशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हफ्ते भर का चार्ट देखो, 7 डेज़ में 13% चला है। आज से 7 दिन पहले हमने नोटिस कराया था, मेरे को एग्जैक्टली याद भी आ गया, 1600 के आसपास का रेट था और हमारा टारगेट भी 1800, 1850 का था। एग्जैक्टली 1850 का रेट मेरे को स्क्रीन पे देख के खुशी मिल रही है, तो अच्छा है। इसलिए मैं कहता हूँ ईटीना स्वदेश के ना आप हर सेगमेंट को थोड़ा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे सभी मेहमान कोशिश करते हैं आपको छठे छठाई बेहतरीन शेयर्स दें। हमारी कोशिश भी होती है कि ज़्यादा शेयर्स ना पूछे, जो पूछें पक्के पूछें, साफ साफ पूछें, सीधा सीधा पूछें। आगे बढ़ें। अब जरा 2-4 शेयर्स मैं जरा ध्वनि पटेल से स्पीड से पता करूंगा। ध्वनि मैम, आप ना उसका स्टॉप लॉस और टारगेट और उसमें क्या एक्शन लेना है वो बताते जाइएगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन आपसे स्पीड से पूछूंगा, ठीक। अडानी विल्मर, क्या पोजीशन को BTST करूं या फिर लेके जाऊं? इसको डेफिनेटली मतलब BTST छोड़ कर दूं या फिर BTST करूं? नहीं, BTST करिए इसको डिम्पी जी। यहाँ पे स्टॉक ने ऑलमोस्ट बॉटम फॉर्मेशन बना दी है 360 की लेवल के पास, तो 360 का यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और स्विंग हाई इसका जो टारगेट बन रहा है यहाँ पे, तो 403 से 405 रुपए तक का टारगेट मिलता है। ठीक है।
नया आदमी भी इसके अंदर आ सकता है, अदानी विल्मर के अंदर नया आदमी जी आए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मेशन स्ट्रांग है, कैंडल की क्लोजिंग भी यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिल रही है। ठीक है, बाय के स्टैम्प पे लगाओ, BTST के स्टैम्प पे लगाओ, यानी कि नए वाले भी आ सकता है, नया निवेशक भी आ सकता है और BTST करना वो भी कर सकता है। एक और शेयर आप चेक करो मैम, इसी कड़ी के अंदर एक स्पार्क नाम की कंपनी है, सन फार्मा एडवांस, SPARC लिखोगे आ जाएगा, C लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, जी डिम्पी जी शेयर की आपने कीमत 230 के आसपास चल रही होगी। यस, ये वाला। जी आपने मेरा BTST ट्रेड जो है वो पकड़ लिया है यहाँ पे। स्पार्क मेरा BTST ट्रेड ही था यहाँ पे। ओ, ओवरऑल इसके अंदर जो लास्ट 30 मिनट्स में है बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। फर्दर कंटिन्यू होगा ये मोमेंटम, क्योंकि जो इंडिकेटर्स है वो पॉजिटिव साइड पे यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस नीचे की तरफ आप स्ट्रिक्टली लगा के रखिएगा 220 रुपए का, और टारगेट इसका ऑन द हायर साइड आपका बनता है 240 रुपए का। ठीक है, एक शेयर आप और चेक करो मैम फिर, वो है एक पेपर कंपनी है JK पेपर, एक बार ज़रा चेक करना JK पेपर। इसके अंदर मेरे को फ्रेश इन्वेस्टर के बारे में बताओ और BTST STBT भी बताओ। इसको डिम्पी जी हम अवॉइड करेंगे। अगर आप इसका डेली चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉक ऑन द लोअर साइड फॉर्मेशन बना रहा है, और उसके साथ साथ सपोर्ट लेवल हालांकि यहाँ पे बनाया हुआ है 450 का, बट क्लोजिंग हमें चाहिए इसके अंदर कि स्टॉक डिसाइसिवली यहाँ पे 485 की रेट्स के ऊपर क्लोजिंग दे, जिसके बाद हम इसके अंदर पोजिशन बना सकते हैं। श्रीकांत सर, जरा 2-4 क्वेश्चंस आपसे भी हैं, जरा आप भी जरा देख के बताइएगा। कोई BTST या कोई बढ़िया शेयर है तो आपके पास, वो भी हमको नोटिस कराना। मैं 1-2 शेयर आपसे पता करता हूँ। सर फाइज़र मैं थोड़ा लेके रखना चाहता हूँ और मेरा टारगेट थोड़ा और बड़ा है, जरा चेक करेंगे आप। फाइज़र P से शुरू होगा, PFIZER। डिम्पी जी क्वेश्चन मेरे लिए। हाँ सर, आपके लिए है। सर मेरे को इसका स्टॉप लॉस और टारगेट भी बताना। हाँ, मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको BTST की स्टैंप नहीं लगवाऊंगा, बाय सेल जो बोलोगे वही लगवाता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए फाइजर में भी टेक्निकल फॉर्मेशन वैसे काफी स्ट्रांग है, काफी तगड़ा फॉर्मेशन बना है। यहाँ पे भी हमेशा हमने मोस्ट ऑफ द टाइम एक रैली देखी है, उसके बाद एक साइडवेज करेक्शन या कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन देखा है, और उसके बाद वापस से इसमें अप ट्रेंड देखा है। हमें लगता है कि इस स्टॉक में और भी यहाँ से कम 7,000 से लेकर 7,200 के लेवल्स दिख सकते हैं। और अगर हम इसके जो ऑल टाइम हाईज थे जो उसने 2021 में बनाए थे तकरीबन 6,200 के करीब, अगर हम उसे भी अगर कंसीडर करें तो बेस्ड ऑन दैट भी हमें लगता है कि ये 6,800 से लेकर 7,000 का कैंडिडेट बिल्कुल नजर आता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है डिम्पी जी की जब ऑल टाइम हाई क्रॉस होता है और अगर स्ट्रांग या पर्टिकुलर स्टॉक में अगर सेक्टरल तेजी अगर होगी तो फिर 10 से 15% की तेजी हमें देखने मिलती है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल एक लॉन्ग की पोजिशन बनाई जा सकती है और 7,200 के टारगेट्स रखें। और अगर पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर कोई स्टॉप लॉस लेना ही है तो 5,700 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस है। लेकिन 5,700 5,800 का स्टॉप लॉस रखे और बाय एट करंट एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाए। तो थोड़ा सा इन लेवल्स पे खरीदे, थोड़ा सा और नीचे लीजिए, तो आपकी जो कॉस्टिंग होगी वो थोड़ी अट्रैक्टिव बनेगी। बट हमें लगता है कि जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है 7,000 7,200 के, वो अचीवेबल है। अवेलेबल हैं, आपको कैसे ट्रेड करना है वो भी बता दिया है। 1-2 दिन पहले जब हम रिलायंस के बारे में चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको जियो फाइनेंशियल्स का याद दिलाया था कि जियो फाइनेंशियल्स यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकता है। उस दिन तो नहीं दिया, लेकिन आज के आप क्लोजिंग चेक करो जियो फाइनेंशियल्स की, एक बार ज़रा दिखाना। जियो फिन लिखना, जियो फिन सडन स्पाइक के साथ डेज हाई और 7.5% ये शेयर ऊपर आ गया। 24 रुपये आज में जोड़ दिए, 3.46 का रेट आ चुका है। श्रीकांत जी, BTST करना बनता है वैसे, 7.5% कम नहीं होते इंट्राडे में किसी को आज मिल जाए। 322 माला माल 345 में कटेगा, बोलो काट दूं कि ले जाऊं? वॉल्यूम देख के लग रहा है तो लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए टेक्निकल फॉर्मेशन देखते हुए तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसे लेके जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि एक कंसोलिडेशन होता है और उस कंसोलिडेशन के बाद जब रैली रिज्यूम होती है तो कम से कम 2 दिन की रैली तो इसमें बनती है। आज फर्स्ट डे है तेजी का, मुझे लगता है 345 347 के करीब आ चुका है। इनफैक्ट डिम्पी जी, अगर आप 230 245 को जो हमने ट्रेडिंग कॉल्स दिए थे
तब इसकी प्राइस जो थी वो 330 रुपए की थी मात्र। 330 वाला अभी ये स्टॉक बढ़ के 347 मेरे को हो बिल्कुल चुका है। याद है मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी इसे पकड़ के रखे, मेरे को लॉन्ग सर रखे। बिल्कुल याद है आपका टारगेट भी था आज का। या मेरे को याद है अच्छी तरह से सर आपका आज की आपकी कॉल से। एक बार वो वापस कॉल फायर करके दिखाओ सर का, टारगेट्स भी उसके अंदर लिखा होगा। एक बार वो वापस कॉल जो सुबह अभी सर ने आज आपको दिया है, सर आपने दिया था 345 358 का रेट, ठीक है सर। या आपका पहले वाला टारगेट अचीव मानूं, टारगेट हिट भी कर दूं, फिर वो स्टैम्प भी लगा दूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 345 और 358 दोनों ठीक है जी, मींस तो टारगेट 345 हिट अचीव हो लगाओ। चुका है। यस, 358 के टारगेट्स इंटैक्ट नजर आते हैं। ठीक, तो 358 के लिए लेके जाएंगे। 47 48 हो गया, बढ़िया फ्लो है आज का मार्केट के अंदर, बढ़िया फिट कैंडिडेट है। बस एक ही चीज़ मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, जब ये सडन स्पाइक करते हैं ना, RSI एकदम से ऊपर आ जाता है, डाइवर्जेंस ऊपर आ जाते हैं। बस वो डाइवर्जेंस देख के फिर नया आदमी को थोड़ा सा दिक्कत होती है। वैसे पुराने वालों के लिए तो जैकपॉट होता है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा ठीक है, एक शेयर मेरे को सर आपसे और पता करना है, जरा वो भी आप चेक कर लो। मैंने सुबह भी एक लॉजिस्टिक कंपनी पता की थी, उसका नाम था एजिस लॉजिस्टिक। आपको सुबह ध्यान होगा, आप खैर नहीं थे दोनों मेहमान हमारे में से। AEGIS दिखाना, एजिस लॉजिस्टिक 7% ऊपर है, एक बार ऊपर आया, दिन भर में नीचे नहीं गया, मेंटेन रखा, मार्केट कहीं भी है। एक बार सर इसको ज़रा देख के बताओगे, इसको BTST कर जाऊँ क्या? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे भी काफी अच्छा मोमेंटम बना है और काफी अच्छे लाइक हायर बॉटम सॉर्ट ऑफ टेक्निकल पैटर्न बनाने के बाद इसमें रिवर्सल आया है। तो हमें लगता है कि ये भी स्टॉक कम से कम 850 से लेकर 860 तक के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। और जैसे आज इसमें रिवर्सल बना है, बड़े वॉल्यूम्स हैं, पॉसिबिलिटी है कि हम इसमें यहाँ पे और कंटिन्यूएशन तो बिल्कुल देख ही सकते हैं आने वाले 1-2 दिन में। अगर थोड़ा स्टॉप लॉस रखना ही है हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, तो हम स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखेंगे, क्योंकि आज के दिन के जो इसके गेन्स है वो लगभग 7% के हैं। तो यहाँ से अगर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा तो कम से कम 2% का स्टॉप लॉस हमें करंट लेवल से रखना पड़ेगा। तो अगर 810 के करीब ट्रेड कर रहा है तो मैं यहाँ से तकरीबन 890 तक का स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट्स मुझे नजर आते हैं 850 से लेकर 860 के। ठीक है, डन। तो आपको लग रहा है कि 860 तक भी जा सकता है। BTST बाय दोनों आपने ओके कर दिया। वैसे तो एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक से पहले ना एक ऑप्शंस का ट्रेड मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ। अवनी भट्ट ने एग्जैक्टली मेरे को थोड़ी देर पहले भी ये नोटिस हुआ है मेरे ट्विटर हैंडल से। आज सुबह हमने PI इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया होगा, आपको ध्यान होगा, सुबह हमने जो कॉल दी थी, अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ी थी। एक काम कर सकते हैं प्रोड्यूसर साहब, आप सुबह 8-9 बजे वाला रन खोलो। आप 9 से 10 के रन में ना एक अवनी भट्ट का ऑप्शंस का ट्रेड पड़ा हुआ होगा, आज सुबह वाला खोलो 9 से 10 के बीच में। उसमें आपको एक PI इंडस्ट्रीज़ की 4600 की कॉल लिखी हुई मिलेगी, वो प्लेट लेके आओ और उस पर ज़रा स्टैंप कर दो टारगेट हिट, क्योंकि उसमें जो टारगेट दिया गया था वो था करीब 100 रुपये में दिए गए थे। 145 का टारगेट था और 78 रुपये का स्टॉप लॉस था PI इंडस्ट्रीज़ का, ठीक। तो उस पर आज में टारगेट अचीव हो गया, सीधा वो कॉल 100 से 145 हो गई है। मैं कॉल अगर आप दिखा पाएँ तो 4600 की कॉल भी दिखाना, 4600 की कॉल भी अगर दिखा पाओ तो वो भी दिखाना। तो क्या हुआ कि 101 से सीधा 145 हुआ है। एक्चुअली देखा जाए तो 44% का गेन है। ऑप्शंस में 44% बहुत छोटी चीज़ होती है, लेकिन एक दिन में मिल जाना ये बड़ी चीज़ होती है। तो ये आज सुबह हमने आपके सामने ट्रेड रखा था, इसी स्टैंप के ऊपर लगाओ टारगेट हिट। ये था अवनी भट्ट की कॉल, आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट और 6,000 रुपये का टोटल लॉस कैलकुलेट करवा के दिया था। 4600 की कॉल 100-102 पे 145 है। अगर आप दिखा पाओ तो 4600 की कॉल दिखाओ PI इंडस्ट्रीज़ की, अगर आप लिख के दिखा पाओ तो प्रोड्यूसर साहब, अगर आप दिखा पाओ तो PI इंडस्ट्रीज़ की 4600 लिखना, अपने आप कॉल आ जाएगी, CE आ जाएगा। अगर आप वो दिखा पाओ तो सामने रेट दिखाओ भी, 145 का रेट भी अचीव कर चुकी है। खैर मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम फिर बिल्कुल लास्ट के 6-7 मिनट रह जाएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ ट्रेड मिलेगा तो। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार में हम देख रहे हैं कि निफ्टी में करीब 40 अंकों के आसपास की तेजी है और निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आए, अब 70 अंकों के आसपास के गेंस हैं। हालांकि अभी भी 12 में से जो 9 शेयर हैं वो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और उसमें से एक्सिस बैंक, SBI, इन 2 शेयरों से ज़्यादा सपोर्ट आज निफ्टी बैंक को मिल रहा है। हालांकि दूसरी साइड पर HDFC बैंक से थोड़ा सा प्रेशर है, 16,500 रुपये का भाव HDFC बैंक का है।
लेकिन कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम देखने की मोमेंटम है, उसमें से एक आप जरा चेक कीजिए श्रीकांत जी, रेडिको खेतान। शुक्रवार को भी हमने तेजी देखी थी, आज भी ये शेयर ऊपर है। रेडिको खेतान को क्या इसमें ट्रेड अगर है तो लेकर जाएं इसको आगे? तो देखिए यहाँ पे रेडिको खेतान में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है क्योंकि स्टॉक में काफी बड़ी रैली हमने देखी। इनफैक्ट पूरे सेक्टर में तेजी देखी थी और इसी वजह से इसमें भी हमने एक तेजी देखी और इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट भी बना हुआ है। करंट लेवल से बिल्कुल मुझे लगता है कि इन लेवल से लेना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक 1950 1960 के रेंज में अगर आता है तो फिर बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 1900 का। तो 1950-60 के रेंज में इसे खरीदे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाए। करंट लेवल से मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्टिव पैटर्न बन सकता है। 1950 1960 की रेंज में आपके लिए एक ठीक मौका बनेगा। ध्वनि, आप जरा आईटीसी बताइए, आज आईटीसी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है 512 रुपए के आसपास का। एक बार भाव चेक कर लेते हैं। जी हाँ, 512 रुपए 90 पैसे का आईटीसी। आपको लगता है कि ये चलेगा, अभी थमेगा नहीं ये? डेफिनेटली अभिषेक जी, जब भी हमें लगा है कि स्टॉक ने हमें डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है, तभी स्टॉक्स के इसी स्टॉक के अंदर हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट बना है, बाइंग का मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला है। आज की सेशन को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर बाइंग एक्शन बना हुआ है। हम स्ट्रॉन्गर साइड ऑन द हायर साइड ऑफ द प्राइस एक्शन क्लोज करने जा रहे हैं, तो इसमें मोमेंटम बना रहेगा। स्टॉक जैसे ही यहाँ पे 515 517 की रेंज को क्रॉस करता है ऑन द हायर साइड, तो फर्दर इसके अंदर जो मोमेंटम है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें टारगेट तो मैं नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि ओवरऑल इसका जो मोमेंटम है वो जब भी तेजी पकड़ता है तो आपको एक ही साथ देखने को मिलता है कि स्टॉक यहाँ पे करीब 50 से 60 रुपए का मूव दे देता है। तो आपको मैं यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगी। नीचे की तरफ में आप स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस बना के रखे 499 का। अगर 499 का लेवल हम क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच करते हैं आईटीसी में, तो एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज बाइंग एक्शन इसके अंदर इंटैक्ट है। 199 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना आईटीसी के शेयर में। श्रीकांत जी, फटाफट जरा आप वोडाफोन आइडिया को देखिए। लगातार दूसरे सत्र में हम कमजोरी देख रहे हैं और अब ये 15 रुपए के आसपास है, और फिसलेगा या फिर यहां से रिबाउंड करना चाहिए? कोई ट्रेड नहीं चाहिए सर, बस आप इस पर व्यू दे दीजिए। बिल्कुल, तो अभिषेक जी यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ये टेक्निकल फॉर्मेशन के साथ अभी ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल से अगर मल्टीपल बेसिस जो इसने बना के रखे हैं वो तकरीबन 15 के करीब के बनाए थे और उन्हीं लेवल्स के करीब अभी आया हुआ है। मल्टीपल टाइम्स इन्हीं लेवल्स के करीब आके हमने एक रिबाउंड देखा है और ये 200 दिन के एवरेज के काफी नजदीक, इनफैक्ट उसने आज रिटेस्ट किए थे। तो करंट लेवल्स तो मुझे लगता है कि इन्हीं लेवल्स के करीब काफी बढ़िया सपोर्ट है। ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है, तो 15 साढ़े 14 का एक प्रॉपर रेंज पकड़ लीजिए कि इन लेवल्स के करीब इसे खरीदना है और 16.5 के करीब इसे बेचना है। 16.5 के ऊपर अगर ये ट्रेड कर ले तो फिर मुझे लगता है टेक्निकल ब्रेकआउट में जाएगा, ये स्टॉक चला जाएगा और उसके बाद के जो लेवल्स आएंगे वो 18 से लेकर 18.5 तक के हो सकते हैं। तो करंट लेवल से बिल्कुल अगर यहाँ पे लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल खरीदा जा सकता है। तो ये भी एक व्यू पॉइंट आपको और मिल गया लंबी अवधि के हिसाब से। देखिए वर्ड को भी आप चयनित अच्छे से करें और हम सामने आपके रख भी रहे हैं कि कैसे ट्रेड आपको लेना है, शॉर्ट टर्म, स्विंग, लॉन्ग टर्म, सब कुछ आपके सामने। धोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। श्रीकांत जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला। अभी डिस्क्लोजर दीजिएगा, खैर मार्केट अभी बंद हो जाए उसके बाद हम डिस्क्लोजर लेते हैं आपसे। 57 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक का आज बंद हो रहा है। निफ्टी बैंक ने एक अच्छा काम किया और एक खराब काम। अच्छा काम ये किया है कि आज 51,500 के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में दर्शन कराए, बट क्लोजिंग में नहीं हुए, क्लोज नहीं करके जा रहा। तो 51,500 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो एक क्वेश्चन तैयार हो जाता। निफ्टी का एक अच्छा चीज़ बताता हूँ कि वो है 25-26 पॉइंट उसने और जोड़े हैं, तो 25,200 के ऊपर सेकेंड डे क्लोजिंग मिल रही है। तो आपका सेकेंड डे क्लोजिंग मिलने से क्या आता है, इसके जस्ट नीचे का लेवल पक्का हो जाता है, यानी कि 25,000 के नीचे बाजार जाएगा नहीं। 250 पॉइंट का गेन उसके पास, तो 25,000 तोड़ने का है। सीरीज़ का स्टॉप लॉस 24,800 का है। तो आपने आज बैंक निफ्टी में एक कसक छोड़ दी, एक पॉइंट छोड़ दिया। दूसरा, इंडिया विक्स थोड़ा 5-5.5% बढ़ा है।
ये अच्छा साइन तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, फिर भी जब तक 15 को पार नहीं करता तब तक मैं इससे डरूंगा नहीं, घबराएंगे नहीं इससे। एक बार पहले 15 के ऊपर आएगा फिर देखते हैं, लेकिन ये 5% बड़ा ही नोटिसेबल पॉइंट है। बड़े शेयरों में आज फिर से एक खराब प्रदर्शन रहा HDFC बैंक का। HDFC बैंक जितना 1600 के करीब जाएगा उतनी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इसका मेजर सपोर्ट एरिया है जिसने इस पूरी फॉल में भी नहीं तोड़ा था। जब हमारी निफ्टी 25,000 से वापस हम 24,000 तक पहुंचे, उस 1000 पॉइंट में भी HDFC ने 1600 के नीचे की हमको ज़्यादा क्लोजिंग नहीं दिखाई थी। तो इसलिए ये 1600 के जितना पास पहुंचेगा, ये डर वापस ना आ जाए मार्केट के अंदर कि HDFC कहीं वापस क्रैक तो नहीं कर रहा, इसलिए HDFC की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने आज 3000 के ऊपर वापस से क्लोज किया है, ये एक अच्छा साइन है। L&T, TCS, इन्फोसिस, HUL ये अपने हिसाब से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। थोड़ा IT के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुआ है। एक बार जरा IT का इंडेक्स दिखाना और IT के 2-4 बड़े शेयर स्क्रीन पे दिखाना, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। TCS, इन्फोसिस तो हालांकि ठीक बंद हुआ है, बस TCS हुआ जाके थोड़ा नीचे जाके बस। एडवांस डिक्लाइन की रेशो, सुबह एडवांसेस अच्छे थे, बाद में जाते जाते डिक्लाइंस और बढ़ गए 1500। लेकिन कुल मिला के अगर आप F&O के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे तो ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है, उसके अंदर अभी भी 50 से ज़्यादा लॉन्ग शेयर्स आपको दिख जाएंगे। बहुत शुक्रिया ध्वनि जी, कोई डिस्क्लोजर? जी बिल्कुल डिम्पी जी, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस करे हैं उसमें क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशंस दी गई है, मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग्स नहीं है। ठीक है, डन। श्रीकांत सर, आपका कोई डिस्क्लोजर? जितने भी स्टॉक आज हमने डिस्कस किए हैं वो हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किए हैं, हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास शायद इनमें पोजीशंस हो सकती हैं, लेकिन पर्सनल मेरी पोजीशन इस पर्टिकुलर जितने भी रिकमेंडेशंस दिए थे उनमें दिए थे। ठीक है, हम भी डिस्क्लोजर देते हैं। जितने भी शेयर हमने पूछे हैं सारा फैक्चुअल डाटा और सारे डाटा के बेसिस पे पूछे हैं, इसमें हमारा कोई अपना निजी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप फिर भी कोई ट्रेड लेना चाहें तो अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के लीजिए। हम भी सर्टिफाइड गेस्ट को अपनी स्क्रीन पर बिठा रहे हैं ताकि आपकी वो हेल्प कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दीजिए। अगला कार्यक्रम कल का बाजार यानी कि कल की तैयारी है, उसको आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नमस्कार।